दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि बैंक बीसी लेने के लिए आपको पहले बैंक बीसी का इंटरव्यू पास करना होता है। ये इंटरव्यू उसी बैंक द्वारा लिया जाता है जिस बैंक का आपको बैंक बीसी लेना है, ठीक है। इस दोस्तों इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंश्योरेंस को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर, वो पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंश्योरेंस को लेकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बैंक बीसी इंटरव्यू में, वही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं वो वाली वीडियो जल्दी बना दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल ये पार्ट 1 है। और दोस्तों इस जो पोर्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन एक साथ डाउनलोड करने हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक या रेगुलेटर कौन है। मतलब कि दोस्तों जो बीमा उद्योग होता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वो किसके अंडर में आता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों IRDAI, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रॉन्ग पे क्लिक करोगे तो रेड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफ़र से संबंधित है। दोस्तों देखिए, जोखिम ट्रांसफ़र का मतलब होता है बीमा करना, ठीक है। आप इसको इस तरीके से रट लीजिए, जोखिम ट्रांसफ़र का मतलब होता है बीमा करना, ठीक है। बीमा पर क्लिक करोगे, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित की गई है। दोस्तों इसका आंसर है जन आरोग्य। जन आरोग्य बीमा योजना सरकार के द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित की गई है, ठीक है। जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाला जोखिम ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं। जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाला जोखिम ट्रांसफ़र को कहते हैं दोस्तों बीमा करना, ठीक है। अगर देखिए मैं बचत पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो सकती है, अपने आप आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वेबसाइट पर आप ज़रूर विजिट कीजिए। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जोखिम घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को कहते हैं। मतलब जोखिम कम करना है, उन अवसरों को क्या कहते हैं। जोखिम ट्रांसफ़र करना, सॉरी दोस्तों, हानि रोकथाम, ठीक है। हानि रोकथाम करना मतलब जो लॉसेस हैं वो आप कम कर दीजिए, आपका जोखिम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हानि रोकथाम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफ़र करने पर यह संभव हो जाता है। देखिए अगर अगर आप बीमा करवा लेते हो, जोखिम ट्रांसफ़र करवा लेते हो, तो आपको तसल्ली हो जाती है कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद ये हो जाएगा, अब मैं अपना काम मन लगा के करूँगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। शांतिपूर्वक और अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाकर काम आप करोगे अगर आपका बीमा वगैरह हो जाता है तो। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। इसका दोस्तों आप रट लेना, इसका आंसर है लॉयड्स। लॉयड्स से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां पर, मतलब कि दोस्तों अगर आपने बीमा नहीं करवाया और जोखिम अपने पास रखा, मतलब सारी टेंशन अगर आप अपने पास रखोगे, कुछ भी चीज़ आप एक तरह से सिक्योर नहीं रखोगे, तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है, ठीक है। अगर भाई आप इंश्योरेंस नहीं करोगे, आप पहले से सेफ्टी नहीं रखोगे, तो अगर कुछ बुरा होता है या कुछ घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। यही इसका बात है यारी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस परिदृश्य की पहचान करें जहां बीमा की ज़रूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि दोस्तों अगर किस कंडीशन में बीमा करवाने के लिए आपको समझाना नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तृतीय पक्ष के मोटर बीमा। मतलब जो हम गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस करवाते हैं उसके लिए हमें समझाना नहीं पड़ता, ठीक है। वो हमें कराना ही पड़ता है, वो अनिवार्य होता है। अगर आप मोटर बीमा नहीं कराओगे तो आपका चालान कट जाएगा, आपको पता ही है। इसी वजह से
उसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को जाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया अपनी मोटरसाइकिल का बीमा करवा लो, अपनी कार का बीमा करवा लो, किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी अपने आप ही लेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं कराओगे तो आपको सज़ा मिलेगी, आपका चालान काटा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। कौन सा बीमा अनिवार्य है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, मोटर पक्ष तृतीय पक्ष वाला, ये वाला मोटर पक्ष दायित्व वाला बीमा अनिवार्य है भारत में, ठीक है। निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है? मतलब कि जीवन बीमा उसमें नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है दोस्तों नाबालिग। अगर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है तो वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता। हालांकि उसके माता पिता ले सकते हैं उसका नाम लिखवा कर, पर जो पेमेंट करेगा वो माता पिता ही करेगा, ठीक है। मतलब एक नाबालिग अपने पैसे देकर अपना इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला IGMS। IGMS के थ्रू कोई भी पॉलिसी होल्डर शिकायत कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो। अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि उसका क्लेम वगैरह नहीं मिलता, पॉलिसी के पैसे वगैरह नहीं मिलते उसको, तो उस केस में वो IGMS का इस्तेमाल कर सकता है शिकायत करने के लिए। इसके बाद है IGMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसको आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला, वह व्यक्ति जो पुनः विक्रय करने के लिए, मतलब जिसको सामान बेचना है आगे, तो उसको उपभोक्ता नहीं माना जा सकता, ठीक है। अगर आप स्वयं यूज़ करने के लिए सामान परचेज कर रहे हो तो आप उपभोक्ता हो, पर अगर आप बीच में मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हो फिर उसको अपने पास रख के उसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा जोड़ कर आगे बेचोगे तो उस केस में आपको उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता उसी को कहते हैं जो फाइनली चीज़ों को यूज़ कर पाता है, ठीक है। उपभोक्ता फॉर्म किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला 10/4/1986, ये आप रट लें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 10/4/1986 द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद है डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से है जहां वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक होता है। तो इसका दोस्तों आंसर है जिला आयोग, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर था राज्य आयोग, ठीक है। 20 लाख रुपए तक का है राज्य आयोग, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल क्षेत्र अधिकार संबंधित नहीं रखता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बीमा लोकपाल का राज्य स्तरीय अधिकार है, जिला स्तरीय है, केवल निर्दिष्ट, ये वाला बीमा जो लोकपाल है वो केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद है बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे की जा सकती है? तो आप लिखित रूप में शिकायत कर सकते हो बीमा लोकपाल के पास, ठीक है। बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या होती है? इसका आंसर है दोस्तों ये वाला, अगर किसी कंपनी ने जहाँ से आपने पॉलिसी वगैरह करवाई थी उस कंपनी ने आपका क्लेम देने से मना कर दिया है और उस बात को अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आप बीमा लोकपाल से संपर्क नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरह की शिकायत नहीं कर सकते। आपको 1 साल के अंदर अंदर ही ये शिकायत वगैरह करवानी होगी। जिस दिन आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ये वाला, शिकायत को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फॉर्म से संपर्क करना चाहिए, ये बात ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट भी लोकपाल के पास जा सकते हो, बीमा लोकपाल के पास। इसके बाद दोस्तों है क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई फ़ीस शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता होती है, मतलब कोई फ़ीस लगती है तो क्या? तो इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल भी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगती है। आप बिना फीस के बिना 1 रुपये दिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसके बाद है क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? तो बिल्कुल दोस्तों की जा सकती है। ये देखिए ये रहा, बिल्कुल की जा सकती है निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत। इसके बाद है भारत में बीमा लोकपाल के कार्यालय कितने हैं? इसका आंसर दोस्तों 17।
17 कार्यालय लोकपाल के भारत के अंदर हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी के संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? इसका आंसर है दोस्तों बीमा लोकपाल। मतलब अगर आपको पॉलिसी को लेकर कुछ दिक्कत हो रही है पैसे वगैरह में, तो आप डायरेक्ट बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हो। इसके बाद है डैश बीमा धारक और बीमाकर्ता के आपसी समझौते द्वारा मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में संदर्भ शर्तों के भीतर कार्य कर सकता है। इसका दोस्तों आंसर है बीमा लोकपाल। ठीक है, बीमा लोकपाल है वो बीमा धारक और बीमा करता है, मतलब कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है उसके बीच में एक समझौता स्थापित करता है बीमा लोकपाल। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता। इसका आंसर दोस्तों ये वाला, अगर कोई दुकानदार अपने दुकान की कोई भी अच्छी चीज़ के बारे में आपको नहीं बता रहा है, तो इस बात की शिकायत आप नहीं कर सकते कि भैया इसने मुझे ये नहीं बताया कि इसकी दुकान में सबसे अच्छा क्या है। इस बात की आप शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है, यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसके बाद है जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी होता है? बीमा कराते समय दोस्तों, अगर जो बीमा आप जब लेते हो उस समय पॉलिसी की क्या टर्म एंड कंडीशन है, उस समय वो चीज़ मेन होती है। अगर आपने बीमा एक बार करवा लिया, टर्म एंड कंडीशन आपने बिना पढ़े ही बीमा करवा लिया है, तो जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई थी वही मानी जाएंगी। ठीक है, तो कराते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका दोस्तों राइट आंसर है मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा करवाना। देखिए, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का बीमा नहीं करवा सकता। ठीक है, माता पिता बच्चों का करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फ्रेंड किसी फ्रेंड का नहीं करवा सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता भाई मेरा दोस्त है, इसकी फ़ीस में मतलब इसका जो प्रीमियम है वो मैं भरूंगा, इसका पॉलिसी कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा रमेश के मित्र। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का बीमा नहीं करवा सकता। इसके बाद दोस्तों है गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी इरादे से दिए गए हैं। गलत बयानी का मतलब होता है गलत बयान से संबंधित होता है जो किसी धोखाधड़ी इरादे से दिए गए होते हैं। ठीक है, HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी? तो इसका दोस्तों आंसर है प्रोफेसर ह्यूमबर ने। HLV की जो धारणा है वो प्रोफेसर ह्यूमबर ने स्थापना मतलब आविष्कार किया था इसका। इसके बाद है मिस्टर राजन प्रतिवर्ष 1,20,000 रुपये कमाते हैं, स्वयं पर वो 24,000 रुपये खर्च करते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, परिवार को प्रतिवर्ष 96,000 रुपये की शुद्ध कमाई की हानि होगी, मान लें कि ब्याज दर 8% है, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये देखना है कि उसकी 1 साल की कमाई कितनी थी। तो यहाँ पर 1 साल की कमाई है 1,20,000 रुपये, आपको डायरेक्ट 10 से गुना कर देना बस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 12 लाख रुपये। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जितना व्यक्ति कमाता है 1 साल के अंदर, उसका कम से कम जो बीमा है वो 10 गुना होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यहाँ पर ह्यूमन आएगा, गलती लिख गया है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब होता है कि जितना आप 1 साल के अंदर कमाते हो वो कमाई आपके ना रहने के बाद परिवार को कम से कम 10 साल तक मिलती रहे, ताकि परिवार को आर्थिक रूप से ज़्यादा फर्क ना पड़े। मतलब उनको वैसे तो फ़र्क पड़ेगा भाई, आप नहीं रहोगे तो फ़र्क पड़ेगा, पर आर्थिक रूप से जो पैसे आ रहे थे हर साल वो कम से कम आते रहें तो उनकी आर्थिक तंगी ना होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमा की आवश्यकता है का निर्णय लेने में मदद करती है? तो अभी हमने पढ़ा था जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, मानव जीवन मूल्य, ये चीज़ एक सिद्धांत है जो दिया था प्रोफेसर ह्यूमबर ने, और इससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कितना इंश्योरेंस करवाना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मानव जीवन मूल्य। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है कर चोरी। अगर आप टैक्स चोरी करोगे तो कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से इसमें बचत का तत्व बहुत कम अथवा बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब किस में पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों
ये वाला, यह मियादी बीमा योजना। दोस्तों बा गलती से लग गया है, इसका राइट आंसर है मियादी है। ये बा मियादी नहीं है, ये है मियादी। ठीक है, मियादी बीमा योजना होती है, मतलब कि टर्म इंश्योरेंस आपने सुना भी होगा, जिसमें आप 400 रुपये 500 रुपये भर के लाखों रुपए का बीमा ले लेते हो। तो उस केस में दोस्तों जो पैसा आप भरते हो, इन केस अगर आपकी डेथ नहीं होती है उस टाइम तक, तो आपका पैसा ये एक तरह से चले जाएगा कंपनी के हाथ में ही, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ऐसे होता है। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, जैसे कि मान लो आपने 70 साल तक का टर्म प्लान लिया था और 70 साल की उम्र तक आपकी डेथ नहीं होती है, तो उस केस में जितना भी पैसा आपका जमा हुआ है टर्म प्लान के प्रीमियम की किस्त के रूप में, वो सारा पैसा आपका चले जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसमें आपको बचत का तत्व नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, विशाखन का मतलब होता है बंटवारा करना। एक तरह से मान लो आप वित्तीय बाज़ारों में, मतलब फाइनेंशियली जो मार्केट हैं, जैसे कि आपका शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, पॉलिसी, बैंक, इसमें अगर आप अलग अलग जगह पर पैसे लगाओगे तो उसमें जोखिम कम हो जाता है। क्योंकि मान लो कोई बैंक डूब गया, तो जो आपका बाकी पैसा लगा हुआ था शेयर मार्केट में, पॉलिसीज़ में, तो वो बच जाएगा आपका। इन केस अगर कोई पॉलिसी कंपनी भाग गई तो आपका बैंक में रखा पैसा बच जाएगा। मतलब अगर आप हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रखोगे तो उस केस में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, उस पर जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसका दोस्तों आंसर है ये वाला, ये वाला, विभिन्न अस्तित्व संवर्गों की निधि का निवेश करना, मतलब पैसे को अलग अलग जगह पर लगाना, यही वित्तीय बाजारों में विशाखन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है, मतलब इनमें से किस में आप पैसे को इकट्ठा कर सकते हो। तो आप देख लीजिए किस में इकट्ठा कर सकते हो। आप बैंक ऋण में इकट्ठा नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में आप इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ पर पैसा आपका बढ़ सकता है। ठीक है, म्यादी वाला बता दिया मैंने आपको, टर्म इंश्योरेंस होता है, इसमें कोई भी पैसा आपको बचता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, बचत बैंक खाता में आपका पैसा बढ़ता नहीं है, एक तरह से कम ही होता है, इसलिए इसका आंसर शेयर मार्केट है। ठीक है, इसके बाद है जीवन के किस चरण में कोई भी व्यक्ति को पूर्व बचतों का सर्वाधिक महत्व देगा। मतलब कि दोस्तों आपने जो आज बचाया है वो आपको कब ज़्यादा वैल्यू देगा। दोस्तों वैल्यू आपको तब देगा वो जब आपकी उम्र हो जाएगी 60 साल से ज़्यादा, मतलब आप जब रिटायर हो जाओगे तो उस केस में आप जो पैसा बचाओगे अभी से, वो पैसा आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और उसको आप वैल्यू भी बहुत दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद आपकी पूर्व बचतों, यानी कि जो पैसा आपने पहले बचाया था वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध होता है। देखिए, निवेश समय सीमा और प्रतिफल, जितना ज़्यादा दोस्तों आप निवेश करोगे, जितने टाइम के लिए आप निवेश करोगे, उतना ज़्यादा प्रतिफल आपको मिलेगा। मतलब ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा दो, पैसे भी ज़्यादा जमा करो, तो आपको प्रतिफल यानी कि फल भी आपको ज़्यादा मिलेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ये वाला, बड़ी निवेश करो, समय सीमा अधिक रखो, प्रतिफल भी आपका अधिक रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है। दोस्तों अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। कार को छू सकते हैं, मकान को छू सकते हैं, साबुन को भी छू सकते हैं, पर जीवन बीमा को हम नहीं छू सकते। तो इसका राइट आंसर होगा जीवन बीमा। ठीक है, इसके बाद है आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में डैश होता है। देखिए, आजीवन बीमा दोस्तों वो बीमा होता है जो आपने नॉर्मली सुना होगा LIC वगैरह का, जहाँ पर कोई 15 साल तक पैसे जमा करता है, फिर उसको पैसा कुछ इकट्ठा मिल जाता है। इसके अलावा कोई 20 साल तक जमा करता है तो उसको पैसा इकट्ठा मिल जाता है। तो वो होते हैं हमारे आजीवन बीमा। ठीक है, और टर्म बीमा दोस्तों वो होता है जिसमें आपको पैसा बहुत कम भरना पड़ता है, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, पर इसमें कुछ पैसा बचता नहीं है। ठीक है, तो जो आजीवन बीमा होता है, जो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उनका प्रीमियम ज़्यादा होता है टर्म प्लान के मुकाबले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अधिक। ठीक है, इसके बाद है अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान डैश होगा, डैश जितना होगा
आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी उतना डैश होगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा अधिक अधिक। मतलब जितना ज़्यादा पैसा आप जमा करोगे, जितना प्रीमियम आप दोगे, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा बाद में, अधिक अधिक होगा इसका। ठीक है, इसके बाद है बंधन मुक्ति बीमा के पीछे उद्देश्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, बंधन मुक्ति जो बीमा होता है वो नॉर्मली लोन के ऊपर लिया जाता है। जैसे कि मान लो आपने हाउस लोन लिया हुआ, ठीक है, आपने 50 लाख रुपए का हाउस लोन लिया हुआ है, होम लोन। और उस लोन में दोस्तों जो लोन देने वाली कंपनी है, जो बैंक है लोन देने वाला, उसको डर रहता है भाई 50 लाख रुपए ले तो जा रहा है, इन केस अगर इसकी कल डेथ हो जाती है या कोई बात ऐसी हो जाती है कि इसकी इनकम बंद हो जाए, तो फिर ये 50 लाख रुपए हम कहाँ से निकालेंगे। क्योंकि घर हम लेंगे तो उसकी जो फैमिली है वो कैसे रहेगी, वो उसको दिक्कत आएगी। इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक लोन के साथ में एक इंश्योरेंस कर देता है, बंधन मुक्ति बीमा कर देता है। और इस बीमा से दोस्तों क्या होता है, जितने का आप लोन लेते हो उतने का ही बीमा होता है। ठीक है, जैसे कि 50 लाख रुपए का आपका होम लोन था, तो 50 लाख रुपए का ही आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। इसकी किस्त है मान लो 1000 रुपये। तो इसमें दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपका जो लोन है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो बीमा है उसका भी जो अमाउंट है वो भी कम होता जाएगा और उसका प्रीमियम भी कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने मान लो 25 लाख रुपये भर दिए, 10 साल बीत के आपको 25 लाख रुपये भर चुके हो, तो आपकी जो किस्त है, जो बीमे की किस्त थी, पहले वो 50 लाख रुपये के लिए मान लो 1000 रुपये थी, तो 25 लाख रुपये के लिए वो 500 रुपये हो जाएगी, मतलब वो कम होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ये बंधन मुक्ति बीमा करवाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य है आपको बता दिया मैंने, ताकि जो आवास ऋण ले रहा है, मतलब होम लोन ले रहा है, उसके लिए सुरक्षा मिल जाएगी, उसको सेफ्टी मिल जाएगी। उसको भाई अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर में से बच्चों को नहीं निकाला जाएगा, उसका घर सेफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों MRI यानी कि बंधन मुक्ति जो बीमा है को अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, मतलब किसके अंदर आता है वो। तो इसका आंसर दोस्तों घटती टर्म जीवन बीमा, उसमें जैसे बताया था मैंने आपको, पैसा घटता रहता है, जैसे जैसे लोन का अमाउंट घटेगा वैसे वैसे प्रीमियम भी घटेगा, तो इसका आंसर आएगा घटती टर्म बीमा। इसके बाद है घटती म्यादी बीमा में प्रीमियम का भुगतान समय के साथ क्या होता है, घटता रहता है, सॉरी दोस्तों स्थिर रहता है। जो घटती म्यादी बीमा होती है, प्रीमियम का भुगतान समय समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, इसके बाद है आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताया मैंने आपको, लॉयड से। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद इतना ही है, हाँ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 46 ही थे इस पार्ट में। ठीक है, बाकी के दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वो पार्ट जल्दी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा बैंकिंग सेक्टर वाले जो क्वेश्चन है उसकी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं एक साथ एक PDF में, तो उसके लिए भी आप डाउनलोड PDF पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।